जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने कुछ टास्क दिए थे जिसमें कि आपको अनुसूत्र लिखना था। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले जा कर के वह वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम अनुसूत्र कोई लिखेंगे जैसे ZnSO4, तो यह क्या है इसका नाम आपको पता चल जाएगा। जैसे Zn जिंक होता है और ये सल्फेट होता है, इसका नाम पड़ गया जिंक सल्फेट। तो इस प्रकार से और सारा हम उसमें चर्चा किए हुए हैं। तो पहले हम जो उसमें टास्क दिए थे उसको पहले हम देख लेते हैं। वहाँ बनाना था जैसे हाइड्रोजन से और क्लोरीन से। ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। हाइड्रोजन का जो होता है वैलेंसी O+ के 1 होता है और क्लोरीन का जो होता है O- के 1 होता है। तो इससे यदि हम बनाएंगे तो इससे क्रॉस इसमें गुना करेंगे और इसे इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे H से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पे H आएगा और Cl से 1 में तो Cl आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो कंपाउंड बना वो बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, इसी प्रकार से और दिए थे। नाइट्रोजन से बनाना था, उसके बाद एल्युमिनियम से बनाना था। बारी बारी से हम सबको थोड़ा सा स्पीड में देख लेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। पोटेशियम, पोटेशियम और ये क्लोरीन है। पोटेशियम क्लोरीन, तो इसे जो बनेगा हम डायरेक्ट आपका आंसर लिख रहे हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड। फिर पोटेशियम और सल्फेट से बनाना था तो पोटेशियम सल्फेट, तो सल्फेट का होता है SO4। अब यहाँ K2SO4 इसका बन जाएगा K2SO4। उसी प्रकार से एल्युमिनियम से बनाना था तो एल्युमिनियम, उसके बाद SO4 तो SO4 और इसका होल Q और यहाँ पे 2 होगा। इसको पहले देख लेते एक बार फिर से। एल्युमिनियम Al और ये SO4, तो इसका होता है 3 और इसका होता है 2। अब यहाँ पे बनाएंगे तो बनेगा Al2SO4, तो यह हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। उसी प्रकार से और था, आपको जिंक से भी बनाना था तो आ जाएगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट आ जाएगा। उसी प्रकार से आयरन से भी बनाना था तो ये हो जाएगा फेरस सल्फेट SO4। उसी प्रकार से आपको एक नाइट्रोजन से बनाना था तो नाइट्रोजन सल्फेट हो जाएगा। चलिए, तो आगे हम लोग इस चैप्टर में जो देखेंगे वह केमिस्ट्री के पहला जो चैप्टर है उसके विषय में, यानी कि पहला जो चैप्टर है एकदम बेसिक से हम देखेंगे इसको, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो पहला वीडियो को हमने इसलिए बता दिए कि वे देखने के बाद क्या होगा कि आपको अनुसूत्र या फिर आगे हम कुछ भी लिखेंगे तो आपको उसका नाम पता हो जाएगा। चलिए, अब बिना किसी देरी का हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें है कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो जब कोई भी पदार्थ जो होती है वो अकेले या फिर किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके और कोई नया पदार्थ जब बना लेता है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, अब दोनों मिल करके क्या बना लिए? कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए, तो यह हो गया एक रासायनिक अभिक्रिया। उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है और ये दोनों आपस में मिल करके बना लिया हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यह एक प्रकार के अभिक्रिया हो गया। अब है कि रासायनिक अभिक्रिया से
जो कुछ होता है विशेषता होता है। अब जैसे मान लिए कि पहले ये हाइड्रोजन एक प्रकार की गैस था और ये ऑक्सीजन एक प्रकार के गैस था, लेकिन दोनों जब मिल गया तो क्या बन गया, H2O, यानी जल बन गया। H2O बन गया तो जल, यानी कि इसका गुण भी चेंज हो गया। रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषता होती है, जैसे गैस की उत्पत्ति, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ विशेषता को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। अब जैसे HCl को यदि हम अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उसी प्रकार से थोड़ा सा यदि हम सोडियम कार्बोनेट ले ले, सोडियम कार्बोनेट ले ले तो इससे क्या होगा कि इसको यदि हम थोड़ा सा इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, यानी कि इससे क्या होता है कि गैस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद अवक्षेप का बनना, यानी कि कोई भी यदि तत्व हम रखेंगे, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन हो गया, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को यदि उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि सोडियम जो होगा वो कैथोड पर और क्लोरीन जो होगा एनोड पर आ जाएगा। आगे है कि रंग में परिवर्तन, यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें रंग में परिवर्तन आ जाता है। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है KMnO4, यदि हम इसको पोटेशियम पर मैग्नेट के जो बैगनी कलर होता है, यदि उसमें आप थोड़ा सा HCl डालिएगा या फिर नींबू डालिएगा आप, तो उसका नींबू का जो रस होता है ना, वो डालने के बाद उसका कलर जो होगा डिस्कलर हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे उसका रंग गायब होने लगेगा। उसी प्रकार से आपको हम और एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे एस्टिंग होता है। एस्टिंग का कलर कोई ले लीजिए, जैसे रेड ले लिए, रेड कलर, और इस रेड कलर में यदि आप ब्लीचिंग पाउडर डालिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का जो घोल होता है वह डालिएगा, तो इसका रेड जो कलर है ना वो धीरे धीरे क्या होगा तो गायब होना शुरू हो जाता है, यानी कि रेड खत्म हो जाता है और टोटल के टोटल कौन सा हो जाता है, व्हाइट कलर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि इसमें रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद रंग में परिवर्तन के बाद क्या होता है अगला, कि उसके ताप में परिवर्तन। अब जैसे आप चूना को तो देखे हैं, चूना आप देखे हैं, चूना को यदि हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद क्या हो जाता है कि उसमें से गैस निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें टेम्परेचर भी आ जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि ताप में भी परिवर्तन आ जाता है। अब जैसे और एग्जांपल ले लिए, मान लिए कि कल जो चूना है उसको यदि जल उस पर रखेंगे तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है। उसके बाद यदि आप यूरिया खाद देखे हैं, यूरिया खाद को आप देखे होइएगा, यदि आप उसमें अपना हाथ डालिएगा तो हाथ डालने के बाद क्या हो जाता है कि हाथ में ठंडक लगता है, अर्थात कि उससे भी ताप का परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से हम समझे कि ताप का परिवर्तन उसमें होता है। पांचवा है अवस्था में परिवर्तन, यानी कि उसकी अवस्था में भी परिवर्तन आ जाता है। अब जैसे एक मोमबत्ती ले लिए और यदि हम इसको जला दिए, यदि इस मोमबत्ती को जला दिए तो जलाने के बाद क्या होता है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि जलते जलते धीरे धीरे क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये भी हम समझ लिए कि उससे क्या होता है कि उसका अवस्था में भी बदलाव आ जाता है। आगे है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उनके संकेत एवं उनके सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। अब जैसे ये हाइड्रोजन और ये
ऑक्सीजन। यदि हाइड्रोजन ये है और ये ऑक्सीजन है, यदि हम दोनों को क्या किए, छोटे छोटे रूप में लिख दिए, ऑक्सीजन के बदला में पूरा ऑक्सीजन नहीं लिखे, O लिख दिए, हाइड्रोजन के बदला में केवल H लिख दिए, और दोनों बन गया क्या चीज, तो H2O, यानी जल को हम जल न लिख करके H2O लिख दिए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब है कि रासायनिक समीकरण जो होता है एक संतुलित होता है और दूसरा होता है असंतुलित। तो संतुलित समीकरण किसको कहेंगे, संतुलित समीकरण वैसा समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में, यानी कि इधर भी और इधर भी दोनों क्या होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे संतुलित समीकरण। जैसे मान लिए कि ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब ये दोनों मिलकर के बना क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड और उसके बाद हाइड्रोजन गैस। अब इसको संतुलित पहले देख लेते कि ये संतुलित है या नहीं है। तो मैग्नीशियम यहाँ पे एक है और यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, तो सही है। हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, क्या यह सही है, तो यह सही नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, तभी जाकर के हम देखेंगे कि हाइड्रोजन क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्लोरीन यहाँ पर देखिए, क्लोरीन यहाँ पे दो है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है, एक है, लेकिन यहाँ पर दो हम लगा देंगे तो क्लोरीन भी दो हो जाएगा और हाइड्रोजन भी दो हो जाएगा। तो अब यह समीकरण संतुलित हो गया, यानी कि मैग्नीशियम प्लस HCl मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन। तो यहां पर यदि हम 2 लगा दें तो यह समीकरण क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। उस प्रकार से और सारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, कलम चेंज कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, दोनों मिल करके बन गया HCl। यह संतुलित है, नहीं है। अब इसको भी संतुलित करेंगे, तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना है, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन भी कितना है, 2 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1। अब आपको हाइड्रोजन भी 2 पुराना है और क्लोरीन भी 2 पुराना है, तो अब यहाँ पे आप कौन से संख्या लगाइएगा ताकि यह पूरा हो जाए। यहाँ पे कौन संख्या लगाएंगे ताकि हाइड्रोजन भी 2 हो जाना चाहिए और क्लोरीन भी 2 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम 2 लगा देंगे तो 2 हाइड्रोजन भी हो गया और 2 क्लोरीन भी हो गया, तो अब यह संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से आप संतुलित कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। चलिए ठीक, आगे हम लोग देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप यह देखिए, पोटेशियम क्लोरेट, KCl, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस, इसको आपको संतुलित करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि पोटेशियम यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पर 1, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, तो ऑक्सीजन 3 पुराना है। बाद क्लोरीन यहाँ पर 1, क्लोरीन यहाँ पर 1, यानी कि यहाँ पर यदि हम लगा देंगे 3 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूना 6, और यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर कौन ऐसा संख्या लगाएंगे ताकि हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6, पोटेशियम कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन तो हो गया
लेकिन यहाँ पर जो हमारा अब पोटेशियम और क्लोरीन जो है वह अभी बैलेंस नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो अब पोटेशियम भी बराबर हो गया, क्लोरीन भी बराबर हो गया और ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। तो अब यह संतुलित हो गया। तो अब संतुलित करने के लिए जो हम सबसे पहले करते क्या है कि सबसे पहले काउंट कर लेंगे, उसको क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद क्या करेंगे कि देखेंगे कि कौन ऐसा एलिमेंट है जो डिफरेंट में आ जाता है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम लेने के बाद देखेंगे, अब जैसे एलसीएम इसका 6 आया तो 6, अब यहाँ पर 6 कब आएगा, तो यहाँ 3 डालेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 डाला। तो इस प्रकार से हम कुछ आपको दे देते हैं और इसको बना करके आप आंसर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन दे देते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो बस 2 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने का कुछ नियम होता है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यदि एक एलिमेंट है या फिर एक यौगिक है तो कोई बात नहीं है। यदि 2 यौगिक है तो उन दोनों के बीच में हम प्लस का निशान देंगे। यदि 2 यौगिक बनता भी है तो भी उसको क्या कहेंगे, प्लस का निशान दे करके ही लिखेंगे। दूसरी बात कि यदि एक एलिमेंट जुड़ करके कोई और एलिमेंट बनाती है तो उसके बीच में हम तीर का चिन्ह देंगे और तीर का चिन्ह उस ओर देंगे जिधर अभिक्रिया हो रही है। अब जैसे ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दोनों मिल करके बना क्या, जल। तो यदि हम जल लिख रहे हैं तो जल के तरफ ये तीर होना चाहिए। यदि आप इस तीर को ऐसे दे दीजिएगा तो ये फिर गलत हो जाएगा। दाईं ओर प्रतिफल को लिखेंगे, प्रतिफल, और बाईं ओर लिखेंगे किसको, तो अभिकारक, अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी एलिमेंट भाग लेता है उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, और जो बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल या फिर उत्पाद भी कहते हैं, उत्पाद। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बना, जल। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है यह हो गया अभिकारक और ये जल जो बना तो हो गया प्रोडक्ट यानी उत्पाद हो गया। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसके 2 यानी कि भाग हो जाते हैं, एक अभिकारक और दूसरा प्रतिफल। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है। आगे कि रासायनिक समीकरण लिखने से आखिर में लाभ क्या होता है। रासायनिक समीकरण लिखने से लाभ क्या होता है, तो इस समीकरण से लिखने के लिए जो होता है सबसे पहले तो पेज का बचत हो जाता है। कि मान लीजिए कि बहुत चीज लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा। तो पहला तो हो गया क्या, इसको लिखने में आसान है। दूसरा क्या हो गया कि इससे समय की बचत होती है। तीसरा क्या होता है कि स्थान यह कम घेरता है, स्थान यह कम लेता है और थोड़ा सा जल्दी लिखा भी जाता है। तो यह है रासायनिक अभिक्रिया के लिखने से कुछ लाभ। उसी प्रकार है रासायनिक समीकरण के कुछ दोष। रासायनिक समीकरण से अधिक अभिकारक यहाँ पे होगा, अभिकारक और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था का ज्ञान नहीं मिलता है। अब जैसे वह ठोस है या फिर द्रव है या फिर गैस है, यह आप नहीं कह सकते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के बना कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह गैस है या फिर ठोस है या फिर द्रव है। तो इसकी जानकारी हमको उससे नहीं मिलती है, यानी कि इससे उसकी जानकारी नहीं मिलती है कि ठोस है या द्रव है या फिर गैस है। या फिर इससे हमको इसकी भी जानकारी नहीं मिलती है कि वह जो है ऊष्माक्षेपी है या फिर क्या ऊष्मा शोषी है, यानी कि ऊष्मा निकालता है या फिर ऊष्मा नहीं निकालता है।
इसकी भी जानकारी नहीं होती है। हालांकि यहाँ पे चिन्ह दे दिया जाता है, यदि ऐसा चिन्ह हो तो आप कह सकते हैं कि ऊष्मा इसमें निकल रही है, और ऐसा चिन्ह हो तो अवक्षेप बन रहा है, बट ऐसा जानकारी उसे मिलता नहीं है। आगे है कि रासायनिक अभिक्रिया के भेद। रासायनिक अभिक्रिया के भेद, पहला जो है संयोजन अभिक्रिया है, या उसको संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। तीसरा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। चौथा एकल विस्थापन। पांचवा उभय विस्थापन। छठा अवक्षेपण अभिक्रिया। सातवां उदासीनीकरण अभिक्रिया। आठवां प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नौवां ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 10वां अवकरण अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया हमेशा जो होगी एक साथ होगी, तो इसलिए आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक ही साथ लिखा होगा। अब बारी बारी से इस पर हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिल करके और नए तत्व का निर्माण करता है, जिसका गुण जो होगा उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिला तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। उसी प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संपर्क किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। उसके बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से संपर्क किया तो क्या बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो क्या होता है कि जब दो चीज मिल करके और एक नया चीज का निर्माण करता है तो उसे हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब है वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक जो अणु होता है वो टूट करके छोटे छोटे अणुओं में बट जाता है, जिसका जो गुण होता है उस यौगिक से बिल्कुल अलग होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे वियोजन। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होता है, टूटना। टूटना यानी कि बिखर जाना। वियोजन का अर्थ क्या हुआ, बिखर जाना यानी कि टूट जाना। अब जैसे सोडियम कार्बोनेट ले लिए, यदि उसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अलग अलग बट जाएगा, तो ये वियोजन हो गया। उसी प्रकार से यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म करेंगे तो बन जाएगा कली चूना, और ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगी। तो इस प्रकार से यह दो भागों में टूट गया, तो यह क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। अगला है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने के बाद होगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने के बाद ही वह अभिक्रिया होगा। यदि हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं करेंगे तो वह अभिक्रिया अपघटित नहीं होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड कि आप जलीय विलयन में यदि आप विद्युत प्रवाहित कराइएगा तो सोडियम जो होगा वो प्लस पे और क्लोरीन जो होगा वो माइनस पे आना शुरू हो जाएगा। यानी कि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि धातु जो होता है, धातु वो कैथोड पर चला जाता है, कैथोड पर, और अधातु जो होता है या फिर क्लोरीन या ऑक्सीजन जो होता है वह एनोड पर चला जाता है। तो इसको हम लोग कहेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। आगे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। लोहा यानी कि Fe जो होता है वह Fe सल्फर से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो फेरस सल्फाइड बनाती है। उसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। यहाँ पे
सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? कली चूना बनेगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाता है। तो यह सब आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर इनमें से क्या बनेगा? तो उस समय आपको याद रहेगा, तब तो लिखोगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, यानी कि ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा तो आप टिक लगाना होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर हिंदी में लिखा हो तो भी। तो इस प्रकार से आप उसको देख लीजिएगा। आगे है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? इसका नाम में ही इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है। एकल विस्थापन यानी कि इसमें होता क्या है कि एक परमाणु का जो समूह होता है वो दूसरे परमाणु के समूह द्वारा उसको खत्म कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? एकल विस्थापन अभिक्रिया। मान लिए कि ये लोहा है, आयरन, उसको यदि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या बनेगा? तो फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर हो जाएगा इधर, यानी कि कॉपर विस्थापित हो गया। कॉपर क्या हो गया? विस्थापित हो गया। और फेरस जाकर के किससे जुट गया? तो सल्फेट से जुट गया। उसी प्रकार से जिंक, कॉपर सल्फेट में जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगी और कॉपर को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। कॉपर सल्फेट में मैग्नीशियम यदि मिलाएंगे तो मैग्नीशियम एक साथ आ जाएगी और कॉपर को विस्थापित कर देगी। अब यहाँ पे आप कहिएगा कि सर विस्थापित होगा कैसे, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो देखिए वह पता कैसे चलता है कि कोई भी एलिमेंट जो ज़्यादा सक्रिय होता है वह दूसरे एलिमेंट को हटा देता है। अब मान लिए कि आप बरुआड़ है, यदि आपके सामने कोई छोटा व्यक्ति आ जाए तो आप उसको धक्का देकर के हटा देते हैं कि नहीं? अच्छी बात है, हटा देते हैं। तो उसी प्रकार से कोई जो सक्रिय एलिमेंट जो होता है ना, वह दूसरे एलिमेंट को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। अब जैसे मान लिए कि Zn हो गया और ये कॉपर सल्फेट हो गया। अब यह दोनों मिलेगा तो ZnSO4 और प्लस कॉपर हो जाएगा, यानी कि जिंक जो हुआ और कॉपर हुआ। अब इसमें दोनों में सक्रिय कौन है, यानी कि ज्यादा पावरफुल कौन है? तो जिंक ज्यादा पावरफुल है, तो यह जल्दी से जाकर के इसके साथ मिल गया। और कॉपर बेचारा कमजोर है तो उसको क्या कर दिया? हटा दिया। उसी प्रकार से अब जैसे मान लिए कि यह कॉपर और ये है सिल्वर नाइट्रेट NO3। अब कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट को आप यदि मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉपर नाइट्रेट होगा, कॉपर नाइट्रेट और फिर सिल्वर, यानी कि चांदी। यदि आप देखिए कि कॉपर में और चांदी में ज्यादा क्रियाशील कौन है, यानी कि अब यहाँ पर क्रियाशील आपको नहीं याद है तो बता दे कि क्रियाशील उसको कहते हैं जो जल्दी किसी चीज से रिएक्शन कर जाता है। अब कॉपर जानते हो ना, तांबा होता है। यदि आप तांबा को और चांदी को दोनों को आप खुली हवा में छोड़ दीजिएगा तो जंग किस पर ज्यादा लगेगा या किस पर जल्दी लगेगा? तो स्वाभाविक बात है, यानी कॉपर पे जल्दी लग जाएगा और इस पर नहीं लगेगा। तो यानी कि यह जो हो गया वो कम क्रियाशील हो गया, ये कम क्रियाशील हो गया। तो चांदी कम क्रियाशील हो गया और यह कॉपर ज्यादा क्रियाशील हो गया। तो कॉपर जा करके चांदी को हटा दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन किसको विस्थापित करता है। यहां पर कुछ लिखा भी है कि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, यानी कि लोहा जो होता है, लोहा उससे कॉपर जो होता है वह कम क्रियाशील होता है, यानी कि लोहा
ज़्यादा क्रियाशील होता है, कॉपर कम क्रियाशील होता है। उसी प्रकार से दिया हुआ है कि कॉपर और सिल्वर, इन दोनों में आप बताइए क्रियाशील कौन होगा, आराम से बता दीजिएगा कौन होगा। हाँ ठीक, कॉपर होगा। उसी प्रकार से आगे जिंक और कॉपर में ले लीजिए, जिंक और कॉपर में तो कौन होगा, तो जिंक होगा, तो जिंक अधिक क्रियाशील हो गया। तो इस प्रकार से यदि आपको पूछ दे, मान लीजिए कि यहाँ पर नहीं भी, अगले में मान लीजिए आपको कह देगा कि सोडियम, ये सोडियम, और उसके बाद अलग और चीज ले ले, कॉपर, कॉपर ले ले। अब इन दोनों में क्रियाशील कौन है, तो स्वाभाविक बात है, इसको आप पानी में डालिए और इसको पानी में डालिए, सोडियम को पानी में डालिए और कॉपर को भी पानी में डालिए, दोनों रिएक्शन कौन जल्दी करेगा, कौन करेगा, सोडियम। ठीक, बहुत बढ़िया, सोडियम ही करेगा। आप देखे हैं क्या वो वीडियो, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, तो सोडियम या अधिक क्रियाशील हो गया किससे, कॉपर से। तो क्रियाशील समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक क्या करता है, दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर देता है, यानी कि यह इसको दे देता है और वह उसको दे देता है। एक, अब जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई यह कोई यौगिक है और ए बी कोई दूसरा है, अब दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो एक चल जाएगा, एक से चला जाएगा बी के साथ और ए चला जाएगा वाई के साथ। तो इस प्रकार के जो अभिक्रिया होगा उसको हम क्या कहेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को यदि हम अभिक्रिया कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब यहां पर देखिए क्या हुआ कि सोडियम क्लोराइड को हम इसमें मिलाए सिल्वर नाइट्रेट में, तो एक इससे मिल गया, सोडियम मिल गया इससे और क्लोरीन मिल गया इससे, यानी कि क्लोरीन से कौन मिल गया, चांदी, और सोडियम से कौन मिल गया, नाइट्रेट। तो यह एक दूसरे के साथ क्या किया, विस्थापित कर दिया। तो इसको हम लोग कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि एकल विस्थापन जिसमें एक एक हो, और उभय विस्थापन, उभय मतलब दोनों, दोनों आपस में आदान प्रदान कर ले, तो उसको हम लोग कहेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। उसी प्रकार से और एग्जाम्पल है, जैसे बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और ये सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब देखिए बेरियम क्लोरीन के साथ था, तब बेरियम किसके साथ चला जाएगा, तो सल्फेट के साथ चला जाएगा, और ये सोडियम सल्फेट के साथ था तो सोडियम किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ चला जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है यहाँ पर कि आखिर में कि किसके साथ कौन जाएगा, तो इसके लिए आप टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। धातु जो होगा ना, जो धन मूलक होगा वह चला जाएगा ऋण मूलक के साथ, धन जो मूलक होगा वह ऋण मूलक के साथ जाएगा, और ऋण जो मूलक होगा वह धन मूलक के साथ चला जाएगा। अब यहाँ पे बेरियम ये धन मूलक था और सल्फेट ये ऋण मूलक था, तब बेरियम चला गया इसके साथ, सोडियम धन मूलक था, क्लोरीन ऋण मूलक, क्लोरीन चला गया इसके साथ। तो धन मूलक ऋण मूलक, इसके विषय में हम लोग पिछले ही वीडियो में चर्चा किए हुए हैं। अब क्षेपण अभिक्रिया, तो अब क्षेपण अभिक्रिया क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। अब जैसे कोई भी चीज यदि रिएक्शन होगा ना,
तो उसमें विलयन के बाद ठोस चीज उसमें से कुछ आपको मिलेगा, ठोस चीज मिलेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ ले कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यदि इसको आप सिल्वर नाइट्रेट में डालिएगा, सिल्वर नाइट्रेट में डालिएगा तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा और आपको मिलेगा क्या, तो सोडियम नाइट्रेट। तो यह जो हुआ सिल्वर क्लोराइड जो हुआ वह अवक्षेप बन गया। तो एक तो यहाँ पे अवक्षेप बन जाता है। दूसरी, यदि आपके क्वेश्चन में आए कि यह अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है, तो आप इस तीर के निशान से भी पता लगा सकते हैं कि यदि नीचे रहेगा तो जान जाइएगा कि यह अवक्षेप बना है। तो आगे है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है। क्या बनाती है, लवण और जल बनाती है, तो उसे हम लोग कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब एग्जाम्पल के लिए यह अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यदि हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो बनेगा क्या, तो NaCl। क्या बनेगा, NaCl, और फिर ये जल बनेगा। तो NaCl जो है यह क्या है, लवण है, और यह जो क्या है HCl ये अम्ल है, और यह क्या है, एक भस्म है जिसको हम लोग क्षार भी कहते हैं। तो कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया जब करती है तो लवण बनाएगी और फिर क्या बनाएगा, जल बनाएगा। और एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन सल्फेट है, ये हाइड्रोजन सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फेट, और इसमें यदि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, तो हमको मिलेगा क्या, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट मिलेगा और फिर जल बनेगा। तो यहाँ पर जो पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट, तो यह क्या है, एक लवण है। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा कि कोई अम्ल, ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक, और ये क्षार है, अब दोनों मिला तो किसका निर्माण किया, तो एक लवण का और एक जल का। तो आपको याद रहेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। आगे है उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की जरूरत होता है, यानी कि प्रकाश के बगैर वह अभिक्रिया नहीं हो सकता है। अब जैसे ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, यदि आप इसको अंधेरे में रखिएगा तो यह अभिक्रिया नहीं करेगा, रात में रखिएगा तो अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही सूर्य के सामने रख देंगे, प्रकाश के सामने रख देंगे तो ये अभिक्रिया करके और क्या बना लेगा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा। उसी प्रकार से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ये जल हो गया, और सूर्य के प्रकाश इसको जब तक न मिलेगा तब तक ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा। सूर्य के प्रकाश जब तक न मिलेगा तब तक इसमें ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा। जब पेड़ पौधे जो होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेते हैं, जल भी ले लेते हैं, लेकिन नाइट में उसको सूर्य के प्रकाश नहीं मिल पाता है, जिसके कारण रात में भोजन नहीं बना पाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पेड़ पौधे दिन में ही भोजन क्यों बनाते हैं, रात में क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि रात में सूर्य की रोशनी नहीं होती है। अच्छा, पेड़ पौधे भोजन बनाने के बाद कौन सी गैस निकालती है, तो ऑक्सीजन गैस निकालती है। कौन सी गैस निकालती है, ऑक्सीजन गैस निकालती है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए तो आप लोग, पेड़ पौधे सांस किस चीज से लेते हैं, पेड़ पौधे सांस किस चीज से लेते हैं, हाँ बिल्कुल आंसर आपका है
रंध्र से, नहीं। चलिए ठीक, आगे है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बाद ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का या तो निष्कासन होगा या फिर हाइड्रोजन का संयोजन हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण अपकरण जब भी होगा एक ही साथ होगा, हमेशा एक ही साथ होगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन से वो संयोग होगा या तो फिर हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे सल्फर और इसमें ऑक्सीजन मिला दिए तो बना क्या? सल्फर डाइऑक्साइड बना, तो यह हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसी प्रकार से कार्बन और इसमें मिला दिए ऑक्सीजन तो बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो यह हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपकरण अभिक्रिया क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का या तो संयोग होगा या फिर ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? अपकरण अभिक्रिया। यानी कि इस अभिक्रिया का ठीक उल्टा यह होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ठीक उल्टा क्या होता है? अपकरण अभिक्रिया होता है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिल गया तो क्या बन गया? जल बन गया, तो ये भी एक साथ हो गया। और जब भी होगा तो यह अभिक्रिया दोनों एक ही साथ होगा, दोनों रासायनिक अभिक्रिया एक ही साथ होगा, तो हम लोग उसको कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया जब एक साथ होती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया हो गया। ऑक्सीकरण अपकरण का कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपके एग्जाम में पूछ देता है। जैसे पूछ देगा कि इनमें से किस में ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है या फिर अपकरण अभिक्रिया नहीं है, तो भोजन का पचना, भोजन का पचना ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। भोजन का पचना ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। क्यों है? कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाता है, तब जाकर के क्या होता है कि वह हमारे शरीर के अंदर ताप भी है, शारीरिक क्रिया होता है, उसके बाद भोजन पचता है। तो भोजन का पचना कौन हो गया? ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया हो गया। उसी प्रकार से भोजन का दुर्गंध होना, भोजन का दुर्गंध होना, यानी कि हम जानते हैं कि ताजा भोजन जो होता है वह एकदम स्वाद प्रिय होता है, बहुत बढ़िया होता है, लेकिन उसी को हम 2-3 दिन तक छोड़ देंगे और उसके बाद खाएंगे तो कैसा लगेगा? खराब लगेगा, स्वाद बढ़िया नहीं लगेगा। तो हम लोग कहते हैं उसको बासी हो गया। क्या हो गया? बसिया भोजन हो गया। आप लोग खाए हैं ना? चलिए, हम लोग तो ऐसे नहीं खाते, बहुत दिन पहले बचपन में खाए थे। तो बासी भोजन जो होता है वो क्यों हो जाता है? तो ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया के कारण ही होता है। अब जैसे घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में यदि रख देंगे तो ऑक्सीकरण कम होता है, ऑक्सीकरण कम होता है। तो इसलिए अब देखिएगा कि शहर में क्या होता है कि एक बार यदि बना लेगा और उसको फ्रीज में डाल देगा, अब 2 दिन के बाद वो खाएगा, तो ऐसा भी होता है। बट गाँव देहात में तो ऐसा होता नहीं है। अब है श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया में भी क्या होता है? जैसे सांस लिए तो क्या लिए? ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़े तो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। तो इस क्रम में जो होती है तो यह भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया कहलाता है। दहन की क्रिया, अब जैसे कोई चीज को हम जलाते हैं तो वैसे जलेगा, जब तक उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगा तब तक वो जल भी नहीं करेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया है। आगे है दहनशील या ज्वलनशील। दहनशील उसको कहेंगे जो कि जल जाता है, जो कि क्या होता है? जल जाता है। अब जैसे कागज को जलाओ तो जलेगा, कागज को जलाएंगे तो जलेगा, लेकिन आप पानी को जलाएंगे तो जलेगा, ईंट को जलाएंगे तो जलेगा? नहीं जलेगा। तो जो जलेगा उसको कहेंगे दहनशील और जो न जलेगा उसको कहेंगे अदहनशील कहेंगे।
अब कोई भी चीज जल सकता है तो उसका एक निश्चित ताप होता है जिसको हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। इसके विषय में आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं दहन। तो दहन एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जल करके ऊष्मा और प्रकाश हमको देती है, ऊष्मा और प्रकाश देती है। अब जैसे मोमबत्ती जलाए तो मोमबत्ती जलने के बाद हमको ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिलती है, तो यह दहन कहला गया। अब है कि मैं अगले नोट में लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन के संपर्क में न होकर के नाइट्रोजन के संपर्क में होने से जलता है। अब इसको याद रख लीजिएगा कि मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं बल्कि नाइट्रोजन के संपर्क में आने से जलता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह दहन की क्रिया इसमें नहीं होती है। तो कुछ इसका अपोषक तत्व भी हो जाता है जो कि उसके संपर्क में नहीं भी जलता है। आगे है कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें। तो दहन के लिए कुछ शर्त होती है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना जरूरी है। अब पानी को आप जलाइएगा, जलेगा? नहीं जलेगा। दहन के लिए कुछ पोषक पदार्थ की भी उपस्थिति होती है, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई जलेगा? नहीं जल सकता है। उसके बाद ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी कि जब तक उसका ज्वलन ताप आ ना जाएगा तब तक वो जल नहीं सकता है। अब जैसे आप कागज को जलाइए तो जल्दी जल जाएगा, लेकिन उसी कागज को आप भिगा दीजिए और तब जलाइए तो जलेगा? जल्दी नहीं जलेगा। जलेगा तो जरूर, लेकिन जल्द नहीं जलेगा। तो उसी टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहेंगे? ज्वलन ताप। यानी कि ज्वलन ताप एक ऐसा ताप है जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू कर देती है, जलना प्रारंभ कर देती है, उसको हम लोग कहते हैं ज्वलन ताप। आगे है ज्वाला। ज्वाला किसको कहते हैं? तो जलती हुई जो मोमबत्ती होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। अब है कि आगे आपको ज्वाला के कुछ क्षेत्र होगा। तो ज्वाला के मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं: केंद्रीय मंडल, दैदीप्तिमान मंडल और अदैदीप्तिमान मंडल। यानी कि केंद्रीय जो मंडल होता है वह नीला होता है। यह क्या होता है? नीला क्षेत्र होता है। इसको हम लोग नीला क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जला हुआ जो मोम होता है ना, वो वाष्प बन करके ही रहता है। यह बत्ती के घिरे हुए रहता है, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद है अगला दैदीप्तिमान, यानी कि इसमें जो होता है ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में मोम का अपूर्ण दहन होता है, यानी कि कार्बन का सूक्ष्म जो होता है कण वह इसमें उपस्थित रहता है। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। ज्वाला का सबसे बड़ा जो होता है भाग वह कौन होता है? दैदीप्तिमान होता है। अगला है अदैदीप्तिमान। इसका जो रंग होता है वो पीला रंग होता है। कैसा रंग होता है? पीला रंग होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि नीला क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो केंद्रीय मंडल को। पीला क्षेत्र किसको कहा जाता है? दैदीप्तिमान। इसको मध्य मंडल भी कहते हैं। उसके बाद कह देगा कि यह अदैदीप्तिमान क्या होता है? तो इसमें जो होता है यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन होता है? तो अदैदीप्तिमान होता है ज्वाला का सबसे गर्म भाग। आगे है कि एलपीजी के विषय में। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि एलपीजी का पूरा नाम इनमें से क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम जो होता है वो ब्यूटेन, प्रोपेन, प्रोपेन, और एथेन, इससे यानी कि मिल करके बने होते हैं। लेकिन इसका मुख्य जो अवयव होता है वो ब्यूटेन को ही माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेट्रोलियम का मुख्य अवयव इनमें से कौन है? तो ब्यूटेन। कौन होगा? ब्यूटेन। या फिर आपको अनुसूत्र में लिखा रहे तो भी, या फिर हिंदी में या अंग्रेजी में लिखा रहे तो भी।
अब होता क्या है कि एलपीजी का पूरा नाम कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी हिंदी में दे देता है और कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं देगा, तो उस टाइम मजबूरी में आपको ये दोनों लगाना पड़ेगा। एलपीजी गैस भरते समय उसमें एक प्रकार की खराब गंध एथिल मर्कैप्टन मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो मतलब कि बदबू आता है, तो हमको पता चल जाता है कि हाँ गैस क्या हो रहा है, रिसाव हो रहा है। यहाँ पर जो हम देखें तो टोटल चैप्टर को हमने कवर किया। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन को कवर करेंगे और टोटल का जो ऑप्शन होगा उसको भी हम लोग मेंशन करेंगे। तो अगला वीडियो आप देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद,